नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। मैं 2 दिन से क्लास नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। इस वजह से लेट क्लास के लिए माफी चाहता हूँ आपसे। और आज जो आपका टॉपिक चलने वाला था वो हम लोगों का साइटोलॉजी चल रहा था। लास्ट क्लास में साइटोलॉजी स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। और आज जो क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी, इसी में आपको साइटोलॉजी में मैं आपको बता रहा था कुछ की पॉइंट के बारे में। और की पॉइंट यानी कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बता रहा था। और इसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको इंपोर्टेंट। पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। क्या बताया था? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया था कि यानी कि संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका के बारे में मैं आपको बता रहा था। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है वो मैं आपको बता रहा था कि साहब किसकी होती है। ये होती है सर जी बैक्टीरिया की। किसकी होती है? ये बैक्टीरिया की होती है। और मैंने बताया था कौन सा वाला बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कौन सा वाला? तो ये मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की सबसे छोटी सेल होती है। ये बात समझ आ गई। और मैंने इसके अदर नियम बताए थे कि माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने एक आप बताया था इसको MLO के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। एक इसको जाना जाता है MLO के नाम से। और एक और बताया था मैंने आपको PPLO के नाम से भी इसको जाना जाता है। PPLO यानी कि पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये मैं आपको जो डिस्कस कर रहा था कि संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है किसकी है, वो सर आपकी बैक्टीरिया की है। और कौन से वाली बैक्टीरिया की है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। किसकी है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की है। और इस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को एक MLO के नाम से भी जाना जाता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। एक PPLO के नाम से जाना जाता है, पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसको एक नाम से और जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक नाम और है इसका। इसको जाना जाता है जोकर बैक्टीरिया के नाम से। किस नाम से? जोकर बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। जोकर बैक्टीरिया नाम क्यों दे रहे थे? क्योंकि जब आप इस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर आप इसको रख के देखोगे। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पूरा कर लीजिए, या इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको रख के देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि साहब इसके अंदर शेप बदल रही है। ये अपना साइज बदल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे जोकर होता है, जोकर कभी क्या बोलते हैं, नोजी पे एक बॉल लगा के आ जाएगा, अलग अलग तरीके से कलरिंग करके आ जाएगा, कभी पतला होके आ जाएगा, कभी फैटी होके आ जाएगा। तो अलग अलग शेप और साइज भी बदलता रहता है जोकर, लोगों को हंसाने के लिए। तो इसी तरीके से इसको जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के से आप इसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साहब ये जो बैक्टीरिया है ये इसके शेप और साइज, यानी कि इसका जो शेप है और इसका साइज है वो एक जैसा नहीं है। 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये कुछ और प्रकार का दिखाई देगा, कुछ वक्त बाद देखेंगे तो इसकी शेप और साइज कुछ और दिखाई देगी। तो इसलिए ये जोकर की तरह अपने शेप और साइज को बदलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है जोकर बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि स्मॉलेस्ट सेल इन यूनिवर्स यानी कि संसार की सबसे छोटी जो कोशिका है वो किसकी है? वो बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया भी बहुत सारे तरीके से, बहुत टाइप की बैक्टीरिया हैं, लेकिन कौन सी बैक्टीरिया की? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया को और अन्य 3 नामों से जाना जाता है। एक MLO मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, और एक जाना जाता है PPLO पॉलीप्लूरो निमोनियाई लाइक ऑर्गेनिज्म, और तीसरा इसका नाम है, इसको जाना जाता है जोकर बैक्टीरिया के नाम से भी। बात समझ आ रही है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल किसकी होती है, अगर ऑप्शन आ रहा है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, अगर ऑप्शन आता है माइकोप्लाज्मा तो माइकोप्लाज्मा की, अगर ऑप्शन आता है इन तीनों में से कोई एक, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप बड़ी आसानी से उससे आप कर दोगे। और इसका साइज भी मैंने आपको बताया था। अगर इसके साइज की अगर आप बात करोगे साहब ये सबसे छोटा है तो साइज कितना होगा? तो इसका साइज है आपका लेस देन 1 माइक्रोमीटर।
कितना है, 1 माइक्रोमीटर से ये छोटा है। या इसके एग्जैक्ट साइज की बात करोगे, या इसके एग्जैक्ट साइज की बात करोगे तो 0.3 माइक्रोमीटर का इसका साइज होता है। इसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से इसे आप नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये जो पॉइंट था ये स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स का था, ये कल मैं पॉइंट डिस्कस कर दिया था। और एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स किसकी है। एक पॉइंट और क्या बताना है, एक पॉइंट मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट क्लास में, यानी कि मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। कौन सा? लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, यानी कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो जितनी ज्ञात जो सेल हैं, जो ज्ञात लिविंग बॉडी हैं, जिनको हम अब तक जान पाए हैं, उसमें पूरे यूनिवर्स की बात है, ध्यान रखना, ये पूरे होल यूनिवर्स की बात है। तो यूनिवर्स में संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक एग है, यानी कि ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच एग की जो सेल है वो सबसे छोटी, सबसे बड़ी आपकी सेल है। इसके कैसे बोलेंगे? ऑस्ट्रिच सेल की जो एग है वो वर्ल्ड यूनिवर्स की, पूरे होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है। और इसका साइज जो होता है, इसका साइज होता है 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। और ये पूरी एक सेल होती है। ये जो एग है ये आपकी पूरी सेल है ऑस्ट्रिच की। बात समझ में आ रही है? तो ऑस्ट्रिच का जो एग है या ऑस्ट्रिच की जो सेल है वो आपकी सबसे बड़ी कोशिका है, 130 माइक्रोमीटर से लेकर के 170 माइक्रोमीटर तक ऑस्ट्रिच एग सेल। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ये तो पूरे होल यूनिवर्स की बात है, ये होल यूनिवर्स की बात है, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन बॉडी की बात करूं, एक ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है? ये तो पूरी यूनिवर्स की है, पूरे ब्रह्मांड की है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी का अगर मैं डिस्कस करूं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो वो आप देखिए, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बॉडी के। किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, मानव शरीर की बात कर रहा हूं, मानव शरीर का मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मानव शरीर में सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों एक ही है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे लंबी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका यानी कि सेल, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह है आपकी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल या इसको बोल देते हैं नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहां पाई जाती है? तंत्रिका नर्व सेल जो होती है वो ब्रेन के अंदर होती है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से लगा हुआ जो हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा, ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो इस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर जो सेल होती है वो आपकी न्यूरॉन सेल या नर्व सेल होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक तो सबसे बड़ी है, साथ ही साथ ये सबसे लंबी सेल है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और यदि अगर मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट सेल की, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल, अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में मैं डिस्कस करूं, यानी कि सबसे छोटी, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? तो ध्यान रखना बच्चों, ये होती है आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी सबसे छोटी सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पूरा फुल फॉर्म इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कोशिका।
लाल रुधिर कोशिका। तो ब्लड को क्या बोल देते हैं? ब्लड को नॉर्मली रुधिर एकदम एकदम शुद्ध हिंदी वर्ड है, इसको रक्त भी बोलते हैं और इसको खून भी बोलते हैं ब्लड को। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या है, रेड ब्लड सेल की जो सेल, जो ब्लड की जो सेल है वो आपकी किसकी सबसे छोटी है? वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल है। और ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये जो ब्लड है आपका, आगे जब सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगा आखिरकार ब्लड में पाया क्या क्या जाता है। तो ब्लड में पाया जाता है आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कोशिका। एक आपका पाया जाता है प्लाज्मा, एक आपका पाया जाता है प्लाज्मा और एक आपका पाया जाता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इनका फंक्शन क्या है, क्या क्या वर्क है, क्या क्या काम है, जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा, परिसंचरण तंत्र में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा ब्लड हम लोग पढ़ेंगे और ब्लड में हम जानेंगे कि आरबीसी क्या है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करती है, डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। बात समझ आ रही है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं ये आपको बता रहा था ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। बात समझ आ रही है? ब्लड में भी तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, ये सब आपके ब्लड के हिस्से हैं। तो ये वाली बात यहां तक समझ में आई? तो ये तो हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये आपका क्या होगा? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हो गया। अब बात करते हैं कि जो प्रजनन कोशिका हैं यानी कि गैमेट सेल जो है आपकी, कौन सी सेल? गैमेट सेल। अगर मैं बात करूं ह्यूमन गैमेट सेल की, गैमेट यानी कि प्रजनन कोशिका, ह्यूमन गैमेट सेल यानी कि मनुष्य प्रजनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है मनुष्य प्रजनन कोशिका। तो ये जो मनुष्य की प्रजनन जो कोशिका है वो आपकी दो होती है, दो होती है। एक तो होगी मेल की, एक किसकी होगी? एक होगी आपकी मेल की और एक होगी आपकी फीमेल की, फीमेल की, फीमेल की। एक होगी पुरुष की, एक होगी स्त्री की। मेल में कौन सी होती है? क्या बोल रहा हूं मैं? प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका किसकी? मनुष्य की। तो मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। तो मेल के अंदर जो प्रजनन कोशिका है ये आपकी मेल के अंदर क्या कहलाती है? इनको बुलाया था स्पर्म, या इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और यदि फीमेल के अंदर की बात करें तो ये होता है ओवम। ओवम क्या होता है? ये आपका होता है ओवम। ये आपका क्या है? ओवम है, ओवम यानी कि इसको बोलते हैं अंडाणु। इसको क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मेल के अंदर जो स्पर्म है एक प्रजनन सेल है और स्पर्म जो है इसका जो साइज है ये स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट है। किसके कंपैरिजन में? ओवम के कंपैरिजन में। और ओवम का साइज क्या है? ओवम का साइज आपका लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो अगर प्रजनन कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका की आप बात करोगे तो ओवम सबसे बड़ी कोशिका है, और अगर बात करोगे स्मॉलेस्ट की तो स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट आपकी सेल है। किसकी? प्रजनन कोशिकाओं में सबसे छोटी सेल है स्पर्म और सबसे बड़ी सेल है ओवम। तो ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया। और ये दोनों ही जब फर्टिलाइज होते हैं, इन दोनों का जब फर्टिलिटी की जाती है, क्या फर्टिलिटी की जाती है आपकी? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन किया जाता है यानी कि निषेचन जब किया जाता है, निषेचन, तो उस स्थिति में आपकी एक सेल बनकर तैयार होती है। उस सेल को क्या बोला जाता है? जाइगोट। क्या बोला जाता है? जाइगोट बोला जाता है। और हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मज। युग्मज इसे बोला जाता है, जाइगोट इसे बोला जाता है। बात समझ रही? और यही जो जाइगोट है, अगर जाइगोट की अगर बात करोगे तो जाइगोट की शेप कुछ इस तरीके से रहती है। बात समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से जाइगोट की आपकी शेप रहती है। और ये ही जो जाइगोट है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखना, जाइगोट क्या है? जाइगोट लिख लेना, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ
ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब क्या है कि यह मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका है। क्या है? यह मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका है, सबसे पहली कोशिका है। बात ध्यान रखिए भैया। तो यानी कि जब स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब किया जाता है, जब मेल और फीमेल जब कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, और जब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो कब होती है? जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर के जब जायगोट बनाते हैं। और जायगोट क्या है? ये मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका है। और यही जो कोशिका है 1 से 2 में जाएगी, 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, और धीरे धीरे करके इसके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह बनेगा, जिससे हम ऊतक बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से फिर आपका क्या बनेगा? पूरी होल बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यही वो जायगोट है, और जायगोट आपकी ह्यूमन सेल की सबसे पहली कोशिका है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट, अब मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका के प्रकार के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे मेन चीज है, आप डेली का बेटा डेली तैयार करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अच्छे से। तो सबसे पहला अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो टाइप्स ऑफ सेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। बात समझ आ रही है? तो कोशिका जो होती है वो सर जी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की। सबसे पहली कोशिका कौन सी होती है? पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी क्या होगी? दूसरी आपकी है यूकैरियोटिक। दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक सेल। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको हिंदी में लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका। इसको हिंदी में क्या लिखा जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका लिखा जाएगा। यानी कि जो टाइप्स ऑफ सेल हैं वो 2 प्रकार के सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, तो इसको समझने के लिए एक, ये जो प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव होता है। या एक वर्ड और यूज किया जाता है, फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, यानी कि झूठा, फॉल्स। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो अनडेवलप्ड है। यानी कि प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। और फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स का मतलब है कि सब झूठा है। या प्रिमिटिव को हम बोल देते हैं कि सब, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या पुराना। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना। और फॉल्स का मतलब होता है झूठा, झूठा। और कैरियोटिक का क्या मतलब होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक। और सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये होती है कोशिका, कोशिका। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं कि जिनमें जो केंद्रक है बहुत पुराना है और वो डेवलप नहीं है, वो अनडेवलप्ड है, यानी कि झूठा है। न्यूक्लियस एक तरीके से बोला जाए कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका न्यूक्लियस कैसा है? वो न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एब्सेंट है, एब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है।
अनुपस्थित है। बात समझ आ रही है? अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको, ये भी क्या है? ये आपकी एब्सेंट है। क्या है आपकी? ये एब्सेंट है। एब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। बात समझ आ रही है? तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस कर रहे हैं। बता रहा हूं मैं आपको कि टाइप्स ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पुराना, और इसका दूसरा मतलब भी होता है फॉल्स यानी कि झूठा। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और सेल का मतलब होता है कोशिका। कहने का मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है। एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ये कोशिका का एक अंग है। क्या है? कोशिका का एक अंग होता है। और ये कोशिका जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक, केंद्रक अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है केंद्रक झिल्ली। झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की मैं बात करूंगा आगे, बस आप दो पॉइंट ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। अगर होता है, अगर न्यूक्लियस होता है तो वो अनडेवलप्ड होता है। अनडेवलप्ड होता है यानी कि अविकसित होता है। अविकसित होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, या तो एब्सेंट होगा पूरी तरह से, या अनडेवलप्ड होगा। एक तरीके से मान लीजिए न्यूक्लियस होगा ही नहीं, यानी कि स्टार्टिंग में बना होगा, वो फैल गया होगा चारों तरफ, उसकी कोई ना शेप होगी ना कुछ होगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। और क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि साहब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं कि इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसी के नीचे आप लिख लीजिएगा। इसके नीचे, यहां मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करोगे कि वो एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एक होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल यानी कि जो नील हरित शैवाल जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो आपका प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है इसका कोई भी बैक्टीरिया। कोई भी जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी वो किस प्रकार की सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, ये जो इसके अंदर जो सेल पाई जाएगी वो सेल कौन सी होगी? वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। इसका क्या मतलब है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के अंदर ना तो न्यूक्लियस होगा, इनके अंदर ना तो न्यूक्लियस है अर्थात केंद्रक है, और ना ही इन दोनों के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, इसके मतलब एक छोटे से डायग्राम की, मान लीजिए बैक्टीरिया का डायग्राम है, तो मान लीजिए बैक्टीरिया का डायग्राम कुछ लाइक इस तरीके से, मतलब बैक्टीरिया होता है, ये इसके टुकड़े को निकाल दिया है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो है ही नहीं। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं किसी भी सेल को अगर मैं दिखाऊं तो ये सेल हो गई, ये सेल हो गई आपकी। और सेल के अंदर जो सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा जो अंग होता है, वो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है। ये सेल है पूरी, और इसके ऊपर, इस केंद्रक के ऊपर चारों तरफ एक झिल्ली होती है। इसकी चारों तरफ एक झिल्ली होती है, जाली से ढका रहता है। इस झिल्ली को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, ये बात समझ आ रही है? तो ये जो है आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली, ये आपके प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये यूकैरियोटिक का है। लेकिन ये यूकैरियोटिक के अंदर तो जो आपका न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सर जी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियर
न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई, इसके एग्जाम्पल समझ में आए। तो अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्या बैक्टीरिया के अंदर केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है? नहीं पाई जाती। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ये किस प्रकार की सेल पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक की। अगर मैं डिस्कस करूंगा यूकैरियोटिक को, तो यूकैरियोटिक का मैं आपका यू का क्या मतलब है? यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है ट्रू। क्या मतलब है? यू का मतलब है ट्रू यानी कि सत्य। और कैरियोटिक आप जानते ही हो, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक। और सेल का मतलब आप जानते हैं, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि केंद्रक वाकई में सत्यता के तौर पर है, ट्रू है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनके अंदर अगर न्यूक्लियस की अगर आप बात करोगे यानी कि केंद्रक की अगर आप बात करोगे तो केंद्रक आपका क्या है? प्रेजेंट है। केंद्रक आपका क्या है? प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है। उपस्थित है सर। केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और आपका क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या है? वो आपकी प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है। यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल के अंदर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, सेल का मतलब होता है कोशिका। अर्थात न्यूक्लियस वाकई में है, वाकई में प्रेजेंट है, ये सत्य है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। किस प्रकार की सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। क्यों प्रेजेंट है न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? देखो, आप कोई भी चीज है, मान लीजिए पानी को आप बैलून में भर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपने किसी बर्तन में रखा या बैलून में रखा, बर्तन मान लीजिए बर्तन में रखा, तो वो पानी को रोके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। यदि बर्तन आप हटा दीजिए तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसी भी सेल में, तो इसका मतलब है कि उसको चारों तरफ कवर करने के लिए, कवरिंग करने के लिए कोई ना कोई झिल्ली इसके ऊपर लगी होगी। और ये झिल्ली का क्या नाम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली आपकी उपस्थित है। और यही कारण है कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आगे पढ़ेंगे, तो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका बंधा रहता है, उसमें सिमटा रहता है। अब मैं बात करता हूं कि यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। यूकैरियोटिक के इधर वाला पोर्शन में आपका हटा रहा हूं। तो यूकैरियोटिक जो सेल जो प्रेजेंट होती है वो आपकी किसमें प्रेजेंट होती है? वो आपकी प्रेजेंट होती है सर जी आपका 4 चीजों में। कौन कौन से? इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे, इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो सबसे पहला आपका हो गया एनिमल सेल। एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, यानी कि कौन सी? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। एक आपका क्या होगी? प्लांट सेल। प्लांट सेल इसका मतलब पादप कोशिका यानी पौधे, पादप कोशिका। और तीसरा आपका हो गया एल्गी सेल। आपका क्या हो गया? एल्गी सेल यानी कि शैवाल कोशिका, शैवाल कोशिका। और चौथा आपका हो गया फंगी सेल या फंगल सेल लिख लीजिए। इसको बोलते हैं कवक या फफूंद। क्या बोला जाता है? फफूंद कोशिका बोली जाती है, फफूंद कोशिका इसे बोला जाता है। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है यूकैरियोटिक सेल के। अगर देखिए यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका एनिमल सेल, हम कौन है? एनिमल है। मानव क्या है? एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होगी वो आपका यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी। कौन सी? यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी। और यूकैरियोटिक टाइप की सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक
प्रेजेंट रहता है सेल में। और सेल क्या है? सेल इज, ये फर्स्ट यूनिट है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट की। ये क्या है? सेल जो है, कोशिका जो है, वो बेसिक यूनिट है, ये आधारभूत इकाई है किसी भी मनुष्य की। सेल, वही सेल डेवलप होकर के, मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ सेल और आपका टिश्यू बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनके ये हमारा पूरा बॉडी का ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पर एनिमल सेल, यानी कि जितने भी एनिमल हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, बकरी, ऊंट, जितने भी एनिमल सेल हैं, हर एक के अंदर आपकी कैसी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। जैसे कि आपका प्लांट, दुनिया का कोई भी प्लांट क्यों ना हो, प्लांट सेल, पादप की कोशिका, यानी कि एक प्लांट भी तो एक सेल, दो सेल डेवलप होता है, और वही डेवलप हो रहे धीरे 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 करके विशालकाय एक वृक्ष के रूप में अपना रूप धारण कर लेता है। या जैसा कैटेगरी का प्लांट है, तो हर एक प्लांट के अंदर, आपका प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर किस प्रकार की सेल पाई जाती है? वो पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। अर्थात प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित होगी। ऐसी एल्गी सेल, शैवाल कोशिका, फंगल सेल, कवक बोलते हैं इसको, फफूंद की कोशिका बोलते हैं, इन सब के अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। अर्थात इन सभी के अंदर आपका क्या पाया जाएगा? केंद्रक पाया जाएगा। और केंद्रक के साथ साथ वो केंद्रक क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उसके आवरण पर आपका क्या होगा? आवरण पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। तो ये किसका डायग्राम है? ये यूकैरियोटिक का डायग्राम है साहब। ये देखिए, ये एक सेल है, ये क्या है? ये आपकी सेल है, यानी कि कोशिका है। और कोशिका के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस क्या है? ये कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है, ये कोशिकांग इसे बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल इसे बोलते हैं। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो ये वाली बात आप लोगों की समझ में आ गई अच्छे तरीके से? आगे चलिए ठीक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। टाइप्स ऑफ सेल बता रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि साहब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर आपका न्यूक्लियर एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और आपका क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी कि अनुपस्थित होती है। आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे एक जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या? एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। ये प्रोकैरियोटिक ही चल रहा है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दोनों दो प्रकार की सेल होती हैं, और उसके अंदर एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अगला डिफरेंस देखिए क्या होता है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल, पहला डिफरेंस हो गया है, ये दूसरा डिफरेंस है। तो प्रोकैरियोटिक सेल देखिए, एक जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर एक जेनेटिक, किसी भी सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ इसे बोला जाता है, बात समझ रही है? और आनुवांशिक पदार्थ इसमें क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और ये डीएनए क्या होता है? आपका डीएनए क्या होता है? डीएनए आपका क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है कि किसी भी एक पीढ़ी के करैक्टर को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पिताजी मतलब बड़े हुए और उनके बाल झड़ गए, तो इसका मतलब यह है कि वो जो करैक्टर है, वो करैक्टर उनकी पीढ़ी में भी दिखाई देगा, यानी कि जेनेटिक, वो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी की हाइट बहुत बेहतर है तो बच्चों की भी हाइट बहुत बेहतर होगी। अगर मम्मी पापा में से कोई एक या दोनों अगर गोरे हैं, मतलब उनका कलर फेयर है, बच्चों का भी कलर फेयर होगा। यदि मम्मी पापा में से किसी की भी या दोनों की आंखें अगर ब्लैक हैं तो उनकी भी ब्लैक होंगी, अगर ब्लू है तो ब्लू होंगी। तो ये जो करेक्टर हैं, जेनेटिक करेक्टर, वो करेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो ड्यू टू जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के कारण ये करेक्टर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है।
प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है, या इसको जेनोफोर के नाम से भी जाने जाते हैं, जेनोफोर। तो इस न्यूक्लियर मटेरियल को प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है, जेनोफोर बोला जाता है। और ध्यान रखना इसी के अंदर आपका क्या होता है, डीएनए होता है। बात समझ में आ रही है। अगर आनुवांशिक पदार्थ इस डीएनए की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड्स बोला जाता है। और जेनेटिक मटेरियल में क्या है आपका, डीएनए। बात समझ में आ गई, डीएनए। तो डीएनए की शेप की हम बात करेंगे। तो डीएनए का जो शेप है, डीएनए का शेप कैसा है, डीएनए का शेप आपका सर्कुलर है। कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि गोलाकार है, गोलाकार है, सर्कुलर है। और इसकी शेप कैसी है, डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। बात समझ में आ रही है, यानी कि द्विकुंडलित। कैसी है, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित है साहब। और ये सर्कुलर है। ध्यान रखना, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डीएनए, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसी है, सर्कुलर है, डबल हेलिक्स है। तो सर्कुलर तो ये हो गया। अगर डबल हेलिक्स है तो एक हेलिक्स तो ये बन गया और दूसरा हेलिक्स ये बन गया। तो एक हेलिक्स, डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स, डबल हेलिक्स, एक हेलिक्स, डबल हेलिक्स। तो ये किसकी शेप है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो आपका कैसा है, सर्कुलर है, डबल हेलिक्स है। बात समझ में आ रही है, ये सर्कुलर है और डबल हेलिक्स है, द्विकुंडलित है। एक कुंडली दूसरी कुंडली, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स आपका स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है। और ये कैसा डीएनए है, ये जो डीएनए है ये कैसा डीएनए है, ये अनप्रोटेक्टेड डीएनए है। यानी कि कैसा है, ये अनप्रोटेक्टेड डीएनए है, अनप्रोटेक्टेड डीएनए है, अनप्रोटेक्टिव यानी कि असुरक्षित, असुरक्षित डीएनए है, असुरक्षित डीएनए।